हाय फ्रेंड्स, मैं सीए सुनील केसवानी आप सबके सामने आया हूँ अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। दोस्तों, आज हम आपके साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने। दोस्तों, आज हम आपके साथ आरटीपी डिस्कस करेंगे, दैट इज हमारे रिविजनरी टेस्ट पेपर जो कि एप्लीकेबल होंगे मई 2020 एग्जाम के लिए। सिंस हमारा मई अटेम्प्ट इस बार हो नहीं पाया, मई एक्सटेंड हुआ एंड सारी चीजें हुई। आपको पता है कोरोना वायरस के इस काल में, जी हाँ, ये जो हमारे पास हमारा परेशान करने वाला वायरस आ चुका है, इसके इसी के चलते हमारे एग्जाम पॉसिबल नहीं हुए। अब एग्जाम नहीं हुए, बट इंस्टीट्यूट ने तो अपनी पूरी तैयारी के साथ सारी चीजें आपके लिए इशू करी थी। तो आज मैं आपके साथ आरटीपी मई 2020 का डिस्कस करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही नवंबर 2020 का आरटीपी भी आएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ इसी चैनल पर यहाँ पर एक एक चीज डिस्कस करूंगा। सर, डिस्कस क्या करोगे ये तो बताओ। मैंने कहा सुनो, मैं आपके साथ सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। मतलब जितने आरटीपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके यहाँ पर आपके साथ सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम सारे क्वेश्चंस आपके साथ एक एक करके सॉल्व करेंगे। बट सर, ये बट क्यों? मैंने कहा सुनो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व कर दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट हम इस पूरे काम को एक वीडियो में तो कर नहीं सकते। हम आपके लिए इस चीज को कंप्लीट करने के लिए वी विल टेक मल्टीपल सेशंस। जी हाँ, मैं आपके साथ मल्टीपल सेशंस कवर करूंगा और हम आरटीपी मई 2020 के पूरे क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली अनअकैडमी के इसी चैनल पर देख सकते हैं और साथ साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। आप देखो, आरटीपी का मतलब क्या होता है? सर, आरटीपी में जो आर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस आर का मतलब इंस्टीट्यूट ने बोला है इट्स अ रिवीजन, इट्स अ रिवीजन और रिविजनरी। इसको हम बोलते हैं रिविजनरी टेस्ट पेपर्स। बेटा, ये रिविजनरी टेस्ट पेपर का क्या मतलब है? सर, इंस्टीट्यूट आपसे उम्मीद करता है कि अब आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। यस, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर प्रिपरेशन। जिन बच्चों के नवंबर 2020 में एग्जाम है, उन बच्चों ने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। अब एज अ स्टूडेंट मुझे कैसे पता चले कि भाई मेरी तैयारी सही से हुई है या नहीं हुई है? इसके लिए हम कहते हैं बिफोर गोइंग फॉर दिस एग्जाम्स, बिफोर दिस एग्जाम, आपको इस एग्जाम देने से पहले हर सब्जेक्ट की एक बार रिवीजन जरूरत है। यू मस्ट डू रिवीजन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बिफोर सिटिंग इन योर फाइनल एग्जाम। तो दोस्तों, ये रिवीजन किस प्रकार होती है? मैंने कहा देखो, एक तो तरीका है आप इसको सेल्फ रिवाइज करते हो, जब आप अपने आप पढ़ चुके हो, अपने आप कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, तो आप अपने आप उसकी रिवीजन स्टार्ट करते हो। एक तो तरीका वो होता है हमारे पास। सर, एक और तरीका है। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो हमने पहली बार सुना है। जी हाँ, अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ, तो सुनिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी, जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आप बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचता है, आप बच्चों के लिए बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग करता है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता है। कैसे? मैंने कहा अनअकैडमी में बेटा आप बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अनअकैडमी पर हम एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लास्ट लैप रिवीजन बैच। बेटा, नाम ही देख लीजिए, इट्स अ लास्ट लैप रिवीजन बैच। अब ये मतलब क्या है इस लास्ट लैप का? व्हाट डू यू मीन बाय दिस लास्ट लैप? तो लास्ट लैप का मतलब है बेटा, जब हम फाइनल तैयारी करने जा रहे हैं, जस्ट उससे पहले एक बार और अपने आप को पुश करा जाए और अपनी रिवीजन कर ली जाए, ताकि जब हम अपने एग्जाम देने जाए नवंबर में, हमें कोई भी किसी भी टॉपिक में बीट ना कर सके। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें कोई भी किसी भी टॉपिक में बीट ना कर सके। इसके लिए हमने कहा वी हैव लास्ट लैप रिवीजन बैच, जो हम आपके साथ यूज करेंगे। दोस्तों, ये वाला बैच कैसे होगा?
मैंने कहा देखो जी, ये आपका बैच ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जैसी भी सिचुएशन है, दोनों के लिए ये वाला बैच आपके पास अवेलेबल है। आप इस बैच का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? सर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करेंगे तो जैसे ही ये बैच स्टार्ट होगा तब से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं अपना बताता हूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो बेटा सीएमए की रिवीजन जो है वो हमारी कब से स्टार्ट हो रही है? तो दोस्तों सीएमए की रिवीजन स्टार्ट हो रही है हमारी 14th ऑफ सितंबर से। जी हाँ दोस्तों, 14th सितंबर 2020 से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स की डेट्स अलग अलग हैं। आप जब इस बैच को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस बेटा चलेंगी 17 अक्टूबर 2020। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर टोटल 30 सेशंस होंगे। सर ये 30 से तो ज्यादा लग रहे हैं। मैंने कहा भाई सुनो तो, यहाँ होंगे 30 सेशंस कैसे? सर इस बीच में हमारी जो क्लास होगी वो होगी मंडे टू सैटरडे। तो अब आप समझ गए, संडे इज अ हॉलीडे। संडे को आपकी क्लास नहीं है, उसके पीछे इंटेंशन इज जो भी आपने मंडे टू सैटरडे मेरे साथ रिवाइज करोगे इस बैच के अंदर, बेटा संडे को आपको पूरा एक बार और रिवाइज करोगे। संडे ऐसा मत समझना छुट्टी दी गई है। संडे इज आपकी सेल्फ रिवीजन। जब तक आप बच्चे खुद की सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू वोंट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू। आप अपने आप में से मैक्सिमम नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संडे का दिन आपके लिए नियुक्त करा गया है जब आप अपनी तैयारी जो भी आपने मंडे टू सैटरडे करी उसे रिवाइज कर सके, ताकि आप कंप्लीट कर सके अपनी तैयारी। तो मंडे टू सैटरडे हम आपके साथ मिलेंगे इस बैच के लिए, सीएमए रिवीजन के लिए, जो कि होगा मॉर्निंग 10 to 11:30। जी हाँ, सुबह 10 से 11:30। सर इस टाइम का क्या लॉजिक है? मैंने कहा भाई साहब देखो, कॉस्टिंग के अंदर हर चीज का लॉजिक है, तभी मैंने अपने इस बैच के टाइम का भी लॉजिक रखा है। क्या? मैंने कहा देखो, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक जो रात को देर तक पढ़ते हैं, जिन्हें मैं बोलता हूँ रात के उल्लू। जैसे मैं रात का उल्लू हूँ। जब मैं पढ़ाई करता हूँ या आज भी मुझे कुछ नया करना होता है तो मैं लेट नाइट तक पढ़ के उसको खत्म करता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। बट अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अर्ली राइजर होते हैं। अर्ली राइजर मतलब वो सुबह के पक्षी होते हैं। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर जैसे ही सूरज उगा वैसे ही उनकी नींद खुल जाती है और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं। भाई दोनों में से कोई भी प्रकार का छात्र हो, जो लेट नाइट पढ़ता है वो भी सुबह 10 बजे तक उठ ही जाता है, और जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है वो सुबह अपना एक पर्टिकुलरली पढ़ाई कर चुका होता है। एक सेशन 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे वो सुबह पढ़ चुका होता है। उसके बाद 10 बजे मैं जनरली बोलता हूँ ब्रेक लिया करो। तो ये ब्रेक वाले टाइम पर मैंने ये वाला स्लॉट फाइनल करा है कि 10 से 11:30 आप इस टाइम पर आराम से बिना किसी टेंशन के रिलैक्स मोड में अपनी इस रिवीजन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला बैच आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सर ये मिलेगा कहाँ? मैंने कहा दोस्तों ये मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का। अगर आपने अभी तक अपना प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है किसी भी कारणवश, तो भाई जल्दी से ले लो। ये हमारा रेफरल कोड है। जी हाँ, CA सुनील हमारा रेफरल कोड है। जैसे ही आप ये वाला रेफरल कोड CA सुनील यूज करोगे, आपको बेटा इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस है उस पर आपको सबसे पहले 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा हम आपको अपनी तरफ से हमारी एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडिजी, जिसमें पास्ट सारे एग्जाम्स के RTP, MTP, PYQs हर चैप्टर की समरी। बेटा ये चैप्टर वाइज आपको दिए हुए जितने कॉस्टिंग के चैप्टर्स है उसमें हर चैप्टर वाइज हमने ये सारा डेटा दिया हुआ है। तो आप इस बुक का फायदा उठा सकते हो अपनी तैयारी को और एनहांस करने के लिए। तो ये है कूपन कोड, याद रखिएगा बेटा। हाँ अच्छा, एक और चीज, इस कूपन कोड को लगाने से पहले आप हमसे हमारे कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर पर बात जरूर कर लीजिएगा। सर वो क्या है? मैंने कहा लो जी,
आपने बोला और मैंने आपको बता दिया। तो ये है दोस्तों हमारे पास हमारा कॉस्टिंग हेल्पलाइन नंबर, जिस पर आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हो आपके डाउट्स के बारे में। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन या सब्जेक्ट के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हो। बट अब मैं आपको कुछ अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। बेटा मैं हूँ सीए सुनील केसवानी, सीए और सीएफए दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए थे 2010 में। तब से लेकर आई एम इनटू टीचिंग। जी हाँ, तब से लेकर मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट सर? आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों मैं ये दो सब्जेक्ट की पिछले 10 साल से पढ़ा हूँ। तो अब आप समझ पा रहे हो, मैंने एक चीज में विश्वास रखा है, एक्सपर्टीज। भाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी लोकल डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन होता है उसके पास नहीं जाते। कभी भी कोई मैटर होता है स्पेशलाइजेशन, आप हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से देयर आर मेनी पर्संस हु आर जर्नलाइज्ड, जो सब कुछ पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट देखो ये सब ना छोटी क्लास तक तो चलता है। जब 7th 8th तक थे तो एक ही भैया या दीदी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते थे। बट जब आपने 9th 10th 11th 12th एंड आगे बढ़े तो आप स्पेशलाइजेशन पे गए। अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो तो अकाउंट्स की टीचर पर गए। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स का टीचर इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, बीएसटी भी पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है। बेटा पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, बट स्पेशलाइजेशन लैब ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल फिजिशियन आपका इलाज नहीं कर सकता, कर सकता है, but specialization is always a better. So that is why I believe in this term called specialization. That is why I have been teaching this subject for the past 10 years. And specialization का result है हमारे साथ बच्चे जुड़े and they got us really proud. कैसे? They have got all over India rank 1, 3 and 4. ये मैंने top 3 students दिए अपने। इसके अलावा there are 67 other rank holders as well. जी हाँ दोस्तों, 67 अदर रैंक होल्डर, तो टोटल मिला के 70 रैंक होल्डर्स हैं टिंडे, जो हमारे साथ जुड़े, अपनी मेहनत करी, हमारी गाइडेंस ली और अमेजिंग रिजल्ट्स लाए। दोस्तों इसी दौरान आई वाज फैकल्टी एट ICAI आल्सो, जहां पर आई वाज अवार्डेड विद बेस्ट फैकल्टी अवार्ड बाय NIRC ICAI। आल्सो वी हैव अ बुक व्हिच इज पब्लिश्ड बाय भारत लॉ हाउस। भारत लॉ हाउस से हमारी बुक भी आती है ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर CA इंटर। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये है हमारा रेफरल कोड CA सुनील। आप इसको यूज कर सकते हो अपना सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। जल्द से जल्द अपना सब्सक्रिप्शन ले ले दोस्तों। रिवीजन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो भाई बेनिफिट और सारी चीजें आपके हाथ में है। आपको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना है तो टेक द एडवांटेज। ये हमारे कुछ 2018 और 19 से रिलेटेड रिजल्ट्स, ये हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें प्राउड करवाया, अपने आप इन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट लाए। हमने गाइड करा, दे स्टिक टू आवर गाइडेंस एंड दे डिड देयर एफर्ट। मैं बोलता हूं ये रिजल्ट इन बच्चों का है। इन बच्चों ने मेहनत करी जिस वजह से दे गॉट दिस। हमने तो गाइड करा, उन्हें समझाया, उन्हें बताया, रास्ता दिखाया। चलना आपका काम है दोस्तों। एज अ टीचर आई कैन शो यू द करेक्ट पाथ, बट वॉकिंग ऑन दैट पाथ इज अप टू यू। इट्स नॉट एनीवन एल्स विल कम इन योर प्लेस टू वॉक। आपको खुद को ही वॉक करना पड़ेगा। दोस्तों हम हमेशा एक बात पर बिलीव करते हैं, दैट बिलीव यू कैन। मतलब सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। वंस आपका अपने ऊपर विश्वास होगा देन ओनली इसका जादू अपने आप आपकी लाइफ में फॉलो होता चला जाएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों अब मैं इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। मैंने अभी आपको कुछ जनरल बातें बताई, अब मैं आपके साथ सेशन की स्टार्ट करता हूं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। दैट इज RTP ऑफ May 2020। सो हियर वी गो। सो RTP May 2020 का ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ चैप्टर कॉल्ड मटेरियल। ये हमारे मटेरियल चैप्टर का एक क्वेश्चन है और यकीन मानिएगा एग्जामिनर ने आपको बता दिया ये क्वेश्चन देकर, भाई साहब दिस इज द लेवल जो आपको पढ़ाई करनी है। एक ही क्वेश्चन में उसने सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी है, आपसे लॉजिकली समझाने की कोशिश करी कि भाई साहब हम कैसे कैसे सारे लॉजिक के साथ अपने कॉन्सेप्ट पढ़ें।
बिना लॉजिक के अगर आप पढ़ोगे तो बेटा हमेशा गड़बड़ होगी। तो मेन फंडा कॉस्टिंग के अंदर है, वंस यू आर क्लियर विद द लॉजिक, तो बिलीव मी कॉस्टिंग सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वन। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कैसे कैसे। आइए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। सो हियर वी स्टार्ट। Arnab Electronics manufactures electronic home appliances. It follows a weighted average cost method for inventory valuation. सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बता रहा है कि भाई मेरे को वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। हमने कहा ठीक है। फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ कंपोनेंट एक्स, मुझे एक कंपोनेंट एक्स है उसका डेटा दे दिया है। क्या क्या डेटा है, कुछ लंबा चौड़ा सा टेबल बना के दे दिया है। बाद में देखेंगे, अभी इतना डिटेल में घुसने की जरूरत क्या है। हमेशा कॉस्टिंग में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, भाई साहब सबसे पहले आपको ये पढ़ना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन मुझसे पूछना क्या चाहता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, उसके बेस पर हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है। Based on the above data you are required to calculate. सबसे पहले बोला है रीऑर्डर लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो और मिनिमम लेवल। मैं बस बेटा तीन बातें पढ़ूंगा। मुझे तीन लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री क्वेश्चन ने बोला है, आरओएल, मैक्सिमम लेवल एंड देन मिनिमम लेवल। अब ये तीनों लेवल्स कैसे निकलेंगे, कैसे इनको सॉल्व करना है, क्या करना है, अब ये बातें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए सो लेट्स बिगिन। दोस्तों ये लेवल्स निकालने के लिए हमें पता है, हमें तीन या मेनली प्राइमरीली दो आइटम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो भी लेवल निकालनी है, मुझे सबसे पहले तो ए पॉइंट, मुझे अपना कंजम्पशन या यूजेज का पैटर्न चाहिए कि इसमें मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है और एवरेज कितना है। सिमिलरली हमें चाहिए हमारा टाइम गैप कि भाई कितनी ड्यूरेशन पर गुड्स आते हैं। ठीक है जी। अब आप उसको टाइम लैग बोल दो या आप उसको टाइम बोल दो, जो मर्जी आप बोल दो। तो इसमें भी मुझे तीन वैल्यू चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। सर ये दो हेड मुझे मिलेंगे तब मैं ये लेवल्स निकाल पाऊंगा। अब अगर मैं क्वेश्चन पर ध्यान से देखूं तो सर ये क्वेश्चन तो बड़ा ही अजीब है। इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी इस तरीके का डायरेक्ट डेटा तो गिवन नहीं है। यस सर, डायरेक्ट डेटा तो कहीं भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस डायरेक्ट डेटा को अपने आप सॉल्व करते हैं। हम आपके साथ अब ये डायरेक्ट डेटा से इंटरप्रेट करेंगे चीजें और अपनी कैलकुलेशन आपके साथ करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन कि ये सारा काम किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम एक एक करके डेटा को रीड करते हैं। 15 दिसंबर को सबसे पहले परचेज ऑर्डर नंबर 008 प्लेस करा गया। मतलब हमने सप्लायर को बोला कि भाई साहब आप ना हमारा ऑर्डर लिख लो, 008 नंबर है, और 15 दिसंबर को हमने ये ऑर्डर दे दिया। ऑलराइट, फिर जरा देखें ये 008 आया कब। तो सर हम ना एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बना लेते हैं कि भाई साहब डेट ऑर्डर, हमने ऑर्डर कब दिया, डेट रिसीव्ड, कौन सी डेट को मिला। ठीक है, यहां पर उसका ऑर्डर का नंबर। तो यहां पर हम लिख देंगे हमारा ड्यूरेशन कि कितना टाइम हमारे पास बच गया ड्यूरिंग दिस पूरा का पूरा सिस्टम। ये हमारा सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 तैयार हो जाएगा। आइए जरा अब समझते हैं ये सारा कार्यक्रम किस प्रकार होगा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा हमारा परचेज ऑर्डर नंबर है 008। ये हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ बेटा 008 का हमने ऑर्डर प्लेस करा है 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर 2019 को ये वाला ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। ये आया कब सर, आया कब देखते हैं। लो जी, यहां पर बता रहा है GRN 008 अगेंस्ट दी परचेज ऑर्डर 008 हमें 5 जनवरी को ये रिसीव हो गया। ठीक है सर,
हमने कहा लो जी ये 5 जनवरी 2020 को रिसीव हो गया, तो बताओ जी कितने दिन का गैप आया। तो बेटा अगर हम देखें 16 दिन हो गए दिसंबर के, 16 दिन दिसंबर के, 5 दिन जनवरी के, टोटल 21 डेज का टाइम पीरियड लगा जब हमें ये फाइनली गुड्स रिसीव हुए। तो यानी कि 008 में हमारे पास लगे हैं 21 दिन। ठीक है सर। अगला सर, अगला हमारे पास जो परचेज ऑर्डर है वो है हमारे पास कौन सा सर, ये लो मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं चलो ये कर लेते हैं। अगला परचेज ऑर्डर है 009, ये हमने करा ऑर्डर प्लेस 30 दिसंबर को। ठीक है सर। तो ये आ गया बेटा 009, ऑर्डर प्लेस करा है 30 दिसंबर 2019 को। आया कब सर 009, देखो यहां पर रिसीव हुआ, ये देखो अगेंस्ट दी परचेज ऑर्डर 009, ये रिसीव हुआ 12 जनवरी 2020 को। तो दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं रिसीव्ड ऑन 12 जनवरी 2020। अब आप मुझे बताओ कितनी ड्यूरेशन सर, एक दिन दिसंबर का, 12 दिन इसके, टोटल हो गए 13 दिन। तो ये 13 डेज हमारे पास कौन सा बन गया, ये बन गया दोस्तों हमारे पास 009 का। और देख लेते हैं सर, और अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ऑर्डर हमने और करा है 010, ये करा 7 जनवरी 2020 को। हमने कहा ठीक है सर, तो 010 10 नंबर 7 जनवरी 2020 को ऑर्डर प्लेस करा। ये मिला कब सर, ये मिला यहाँ पर, ये मिला है हमें 25 जनवरी को। तो बेटा यानी कि इसकी रिसीव्ड डेट है 25 जनवरी 2020। तो बताओ बेटा कितने दिन। तो अगर हम देखें तो 3 दिन, तो 10 तारीख तक 25 और ये हो गए 15 और 3, यहां से मेरे पास आते हैं 18 डेज। ठीक है जी। तो ये मेरे पास 3 अलग अलग ड्यूरेशन है जो क्वेश्चन में मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा डन हो गया। अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें तो हम इस डेटा से इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं सर, हम इस डेटा से बोल सकते हैं ये जो 13 दिन का टाइम पीरियड है ये मेरा मिनिमम लीड टाइम हो गया या टाइम गैप हो गया, आप जो बोलना चाहते हो आप वो बोल दो। सिमिलरली ये 21 दिन वाला हमारे पास मैक्सिमम लीड टाइम आ गया। तो लो जी दोस्तों, सबसे पहले तो हमने अपना लीड टाइम कंप्यूट करा। अब इन दोनों के बेसिस पर हम अपना एवरेज लीड टाइम भी निकाल सकते हैं। एवरेज लीड टाइम की बात करें तो वो होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय। तो मिनिमम है हमारे पास 13 दिन, मैक्सिमम है 21 दिन, एवरेज कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 13 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये वैल्यू निकल के आती है 17 दिन। ये हमारे पास सबसे पहले बेटा ये वाला पार्ट, टाइम लैग वाला पार्ट डन हो गया। अब बात आएगी हमारी कंजम्पशन की। तो ये मैंने आपके लिए सबसे पहले बना दिया वर्किंग नोट नंबर 1। अब मैं बात करूंगा हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 की। तो अब आपका ध्यान दोबारा से इधर स्क्रीन पर। बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 में मेरा पर्पस है 3 आइटम्स की कैलकुलेशन। वो कौन कौन सी 3 आइटम सर, एक मुझे चाहिए मेरे पास हमारा मिनिमम कंजम्पशन। ठीक है जी, कम से कम कितना कंजम्पशन होता है, और एक मुझे चाहिए हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन। अगर ये दो वैल्यू मिल जाती हैं तो हमारा एवरेज कंजम्पशन तो हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। प्राइमरीली मुद्दा है मिनिमम और मैक्सिमम का। तो आइए देखते हैं ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। चलिए वापस चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन पर चले तो बेटा क्वेश्चन में देखिए हमने मटेरियल रिक्विजिशन दिया 0011। रिक्विजिशन देने का मतलब है हमारी फैक्ट्री ने इतने गुड्स हमसे मंगवाए मतलब उन्होंने इतने कंज्यूम करे। तो यहाँ पर अभी तक मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 3000, मटेरियल रिक्विजिशन 12 की वैल्यू आ रही है 4500। दोनों में से अभी हम पहले मिनिमम देख रहे हैं, तो मिनिमम मेरे पास अभी 3000 आ रहा है। और आगे बढ़े तो रिक्विजिशन आ गया एक 2200, एक आ गया 1500। पहले था 3000 लोएस्ट,
फिर 2200, 1500, इनमें से देखें तो अभी तक 1500 लोएस्ट है। फिर रिक्विजिशन आया 4000 का और आया 3200 का। बेटा इन सब में से देखें तो हमारा मिनिमम रिक्विजिशन जो है वो आता है 1500 का। तो इसका मतलब मैं अपनी मिनिमम कंजम्पशन के आगे लिख दूंगा इट्स अ 1500 यूनिट्स। ये मैंने कैसे इंटरप्रेट करा, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको समझना है, जिसकी वजह से हम ये पूरा क्वेश्चन प्राइमरीली आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब मैं चलता हूं आपके साथ मैक्सिमम कंजम्पशन ढूंढने। तो वापस चलते हैं दोस्तों मैक्सिमम। अगर हम इस वाले 4 एरोज में देखें तो बेटा यहां पर मैक्सिमम मेरे पास आ रहा है 4000, 2200, 1500, 4000, 3200। इन चारों में से मैक्सिमम है 4000। राइट सर, मैंने कहा दोस्तों मैक्सिमम है 4000। अब इधर देख लो, इधर 2 एरो है 3000 और 4500। पिछले पेज पर 4000 मैक्सिमम था, 4000, 3000, 4500। तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा? सर सबसे ज्यादा तो 4500 है। तो मैंने कहा लो जी, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन की कैलकुलेशन देखें तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 4500 यूनिट्स। अब मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन आ चुका है, मिनिमम कंजम्पशन आ चुका है, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करें? मैंने कहा भाई इन दोनों के बेस पर हम निकाल सकते हैं हमारा एवरेज कंजम्पशन। तो अगर एवरेज कंजम्पशन की बात करी जाए, ये फिर से निकल जाएगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 1500 प्लस 4500 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज की अगर बात करी जाए ये आ जाएगा 3000 यूनिट्स। तो लो जी, अब मेरे पास कंजम्पशन का पैटर्न भी तैयार है और टाइम का पैटर्न भी तैयार है। तो इसका मतलब ये दोनों एरिया हमारे कैलकुलेट हो गए हैं। चलो अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड जो आरटीपी का सॉल्यूशन है वो देखोगे तो बेटा उसमें गड़बड़ है। इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेशन में कुछ गलती करी है। सॉल्यूशन में जिसने भी बनाया उन्होंने यहाँ पर 13 डेज जो मैंने लिया है उसकी जगह शायद 14 डेज ले रखा है। अगर आपको 14 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आंसर बदल जाएंगे, बट ये बेटा 13 डेज ही आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये 13 डेज ही आएंगे। ठीक है जी, चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। लेट्स मूव अहेड। सर अगला पॉइंट क्या है? मैंने कहा अब हम तैयार हैं हमारी कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे पहले मुझसे पूछा गया है रीऑर्डर लेवल। तो लो जी, अब मैं अपने आंसर का सबसे पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला है आप हमें निकाल के दिखाओ रीऑर्डर लेवल। तो दोस्तों रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा? सर बड़ा ही सिंपल, रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रीऑर्डर लेवल निकालने का। तो अगर मैक्सिमम कंजम्पशन की बात करें वो है हमारे पास 4500 और यहाँ पर देखो मैक्सिमम कंजम्पशन है 4500 और मैक्सिमम लीड टाइम है 21 डेज का। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं फर्दर 21 से तो ये मेरे पास आ जाएगी कैलकुलेशन which is 94,500 यूनिट्स। लो जी, मेरे पास सबसे पहली हमारी कैलकुलेशन आ चुकी है जहां पर हमने अपना आरओएल कंप्यूट कर दिया। अब सर अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। तो आइए जी, अब हम चलते हैं मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक पर। मैक्सिमम स्टॉक का लेवल, तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है? सर इट्स आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। हाँ सर यही कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट तो नहीं डिस्कस कर सकता, आई एम डिस्कसिंग द डिटेल्ड सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बोलूंगा भाई हमारा रिवीजन बैच जल्दी से ले लो। विद वन सब्सक्रिप्शन, जस्ट एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारी रिवीजन भी मिलेगी। प्लस अगर आपके कोई ऐसे टॉपिक है जो आपको लगता है दोबारा पढ़ने की जरूरत है या और अच्छे करने हैं तो वो सारी क्लासेस भी आप एक बार देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे मैक्सिमम स्टॉक लेवल की तो बेटा आरओएल तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 94,500।
बात आती है ROQ की। ROQ का मतलब क्या होता है सर? ROQ का मतलब है रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब वो लेवल ऑफ क्वांटिटी जो हमें बार बार रीऑर्डर करनी है, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन में तो ये होता था अगर ROQ नहीं गिवन तो EOQ के बराबर, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं निकल सकता। तो ROQ देखते हैं। ROQ का मतलब है वो क्वांटिटी जो हम बार बार ऑर्डर करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। हमने 008 में 10,000 यूनिट मंगाए, फिर 009 में भी 10,000 मंगाए, 0010 में भी 10,000 मंगाए। तो दोस्तों मुझे एक बात समझ आ रही है, जब भी कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है, ये वाली कंपनी अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी ये ऑर्डर प्लेस करती है, हर बार ये 10,000 की क्वांटिटी मंगवाती है। 10,000 की क्वांटिटी मंगवाती है, इसका मतलब बेटा कंपनी का री ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 10,000 के बराबर हो गया। कंपनी का जो ROQ है, जो बार बार रिपीट हो रहा है ऑर्डर, दैट इज 10,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन हमने यहां पर देखा इट्स 1500 यूनिट्स एंड मिनिमम टाइम है 13 दिन। तो बेटा ये हो जाएगा 1500 यूनिट्स इंटू 13 दिन। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 94,500 प्लस 10,000 और 1500 इंटू 13 दिन, ये माइनस कर देते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 85,000 यूनिट्स। ये लो जी, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट भी हो गया आपका डन। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था दोस्तों? थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। तो मैंने कहा लो, अब मैं आपके साथ यहाँ पर निकालता हूँ मिनिमम स्टॉक लेवल। हमारा मिनिमम कितना? तो बेटा मिनिमम कैसे निकलता है सर? इट्स ROL माइनस माइनस ROL में से बेटा मिनिमम, मिनिमम कैसे निकलता है? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। ये हम अपना माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिनिमम लेवल। ROL हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 94,500। एवरेज कंजम्पशन कितनी है सर? एवरेज कंजम्पशन है हमारे पास 3,000 यूनिट्स की, राइट? और एवरेज टाइम है 17 दिन का। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3000 इंटू 70। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाता है कितना? ये आ जाता है 43,500 यूनिट्स। लो ये हमारे पास मिनिमम स्टॉक का लेवल भी बन गया। तो दोस्तों हमारे पास ROL भी आ गया, मैक्सिमम लेवल भी आ गया, मिनिमम लेवल। क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट्स हम अब आपके साथ कर चुके हैं पूरे के पूरे कंप्लीट। ऑलराइट, अब दोस्तों मैं चलता हूं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, जो है हमारा एक थोड़ा सा टेक्निकल और ट्विस्टेड पार्ट। अब इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है सर? आइए पढ़ते हैं पहले। Prepare store ledger for the period and determine the value of stock on इतना। तो भाई साहब अब की बार क्वेश्चन मुझसे स्टॉक लेजर बनवा रहा है। तो दोस्तों आपको याद है स्टॉक लेजर कैसे बनाते हैं? अरे वही फीको लिफो वेटेड एवरेज वाला। यहाँ पर सबसे पहली बात वेटेड एवरेज के हिसाब से बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये पहली लाइन में बता दिया। ठीक है सर, तो अब मैं आपके साथ यहाँ पर अपना फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे स्टोर्स लेजर। अब ये बनेगा कैसे, जरा ध्यान से सुनिए सर। सबसे पहले तो हेडिंग्स, तो एक कॉलम इसमें बनेगा सबसे पहले डेट का। लो ये मैंने डेट का एक कॉलम रेडी कर दिया। डेट के बाद दोस्तों 3 और कॉलम बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास बनता है रिसीट। जब भी हमारे पास कोई गुड्स आएंगे उसकी डिटेल्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इट्स अ रिसीट। रिसीट के अंदर 3 कॉलम आ जाते हैं, क्वांटिटी कितना, रेट कितना और अमाउंट कितना। तो ये एक हमने सबसे पहले रिसीट का कॉलम रेडी कर दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे पास एक और कॉलम बनता है जिसे हम बोलते हैं इशू। इसके अंदर भी एक कॉलम क्वांटिटी, एक कॉलम रेट और एक कॉलम अमाउंट। लो जी, ये हमारा एक और कॉलम रेडी हो गया।
और लास्ट हमारे पास एक रेडी होगा जिसको हम बोलेंगे बैलेंस, जिसके अंदर अगेन एक कॉलम क्वांटिटी, एक कॉलम रेट और एक कॉलम अमाउंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम आपके साथ करने वाले हैं। अब सिर्फ दोस्तों यहाँ पर जो नंबर्स है ना, ये अमाउंट है, ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखो रेट ना थाउजेंड्स में है, यूनिट्स भी थाउजेंड में है, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर जितने भी ये रेट्स है, जो भी अमाउंट आएंगे, उन सबको रुपीज इन थाउजेंड्स लिख लेते हैं। मैं रुपीज इन थाउजेंड्स में लिखूंगा तो आसानी ये होगी कि कैलकुलेशन के वर्ड थोड़े से यहाँ पर कंफर्टेबली इजी हो जाएंगे। ठीक है, चल अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। ऑलराइट सर, तो हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है मुझे जनवरी 2020 का सिर्फ स्टोर लेजर चाहिए। हमने कहा ठीक है, आइए वापस डेटा पर। बेटा जनवरी का चाहिए तो इसका मतलब ये वाली दो ट्रांजैक्शन, दैट इज 15 दिसंबर और 30 दिसंबर, ये वाली ट्रांजैक्शन तो मुझे चाहिए ही। आई डोंट नीड दीस ट्रांजैक्शंस। मैं सीधा स्टार्ट करता हूं अपनी 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन से। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने बता दिया है 3500 यूनिट्स है 9810। तो बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं 3500 यूनिट्स। एक मिनट, हाँ जी, तो ये मेरे पास आ गया। कहां गया, लो जी। सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हम एक डेट डाल देते हैं 1 जनवरी 20। ना रिसीट है ना इशू है, ये तो सिर्फ बैलेंस है। 3500 यूनिट्स है, ऑलराइट। और इसका रेट कितना है सर, रेट है मेरे पास, कहां गया, मैंने देखा था 9810। तो बेटा मैं रेट भी यहां लिख दूंगा 9810। अब मैंने लिखा है रुपीज थाउजेंड्स में है, तो जब आप 3500 इंटू 9810 करोगे तो ये बहुत बड़ी सी वैल्यू आ रही है। उस बड़ी सी वैल्यू में मैं 3 जीरो लास्ट के हटा देता हूं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 34335। लो जी, ये सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आपकी रेडी हो गई, जहां पर हमारा ओपनिंग डेटा क्वेश्चन में जा चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है सर, 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन। GRN का मतलब है गुड्स रिसीव्ड नोट, मतलब जो ये 8 तारीख को गुड्स ऑर्डर करे थे ये मिल गए। कितने गुड्स है सर, 10,000 है। रेट पहले से प्री डिसाइडेड था, जिस पर ऑर्डर करा था वही मिलेगा। तो 10,9930 पर हमें रिसीव होंगे। तो 5 जनवरी 2020 10,000 यूनिट्स 9930 पर हमें रिसीव होंगे। मल्टीप्लाई करके बेटा 000 हटाना है, तो ये हो जाएगा 99300। जितने रुपीस है वो सिर्फ थाउजेंड्स में है, मैं बार बार बोलता हूँ। इशू कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इशू कुछ नहीं हुआ। अब इसके ऊपर भी एक चर्चा है, आइए दिखाता हूं मैं आपको। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं रिसीव कर लो, इशू मत दिखाओ, आप बैलेंस दिखा दो। या कुछ लोगों का ऐसा भी व्यू है, वो कहते हैं सर सुनो, गुड्स रिसीव्ड के साथ साथ ना बिल्कुल सेम डेट पर, आप देखो बेटा डेट भी सेम है, 5 जनवरी को हमने कुछ गुड्स वापस कर दिया। आपको दिख रहा है MRN। MRN का मतलब हमें यहाँ दिया हुआ, MRN का मतलब है मटेरियल रिटर्न्ड नोट। हमने गुड्स वापस भी भेज दिए। कितने वापस भेजे सर, 500 यूनिट वापस भेजे। ऑब्वियस सी बात है 008 वाले में से भेजे हैं, तो प्राइस भी इसी का होगा। तो बेटा कुछ ऑथर्स का ये मानना है, कुछ बुक्स में इस तरीके की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी कि वो यहीं पर 500 का इशू दिखा देंगे 9930 के रेट पर। तो अगर हम 9930 के रेट पर 500 का इशू दिखाएं तो अमाउंट आ जाएगा 4964। 000 आ रहा है वो हटा दें। आई होप पहले बात समझ आ गई। तो ये लोग क्या करते हैं, 10,000 आए, 500 रिटर्न दिखाया, नेट अपने गोदाम में गए। कुछ लोग ये 500 की ट्रांजैक्शन अगली लाइन में दिखा देते हैं। तो जैसे मर्जी कर लो बेटा, दोनों ही तरीके ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा शॉर्टकट करने के चक्कर में 500 यही दिखा रहा हूं। तो 10,000 आए, 500 चले गए, बच गए 9500 प्लस 3500 हमारे पास पहले से थे। तो मैं दोनों का टोटल कर दूं तो गोडाउन में बच गए हैं दोस्तों 13,000 यूनिट्स। इन 13,000 की वैल्यू कितनी, तो बड़ा सिंपल है, वेटेड एवरेज मेथड में अमाउंट के कॉलम का टोटल हो जाता है।
तो 34335 ओपनिंग था, 99,300 में जोड़ दूं जो आ गया, 4965 में माइनस कर देता हूं जो चला गया, तो वैल्यू बच गई है 128670, ये हमारे पास बच गया। अब रेट निकालने के लिए बेटा मैं इन दोनों को कर दूंगा डिवाइड, जैसे ही मैंने डिवाइड करा मेरे पास आ गया 9 पॉइंट या इंटू 1000 होगा ना, हाँ मैंने वो कर दिया, रुको मेरा रबड़ कहाँ गया भाई, हाँ इरेजर ले आओ जी, लो जी, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है दोस्तों 98979898 कर देते हैं राउंड ऑफ करके, चलो 9898 मैं राउंड ऑफ करके अभी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है जी। चलो ये स्टेप भी हमारा डन हो गया, लो जी मैं इसके आगे भी एक अंडरलाइन डाल देता हूँ, लो जी ये स्टेप ट्रांजैक्शन भी नोट हो गई। अगली ट्रांजैक्शन पर मूव ऑन करते हैं। 5 जनवरी हो चुका है, 5 जनवरी के बाद क्या हुआ सर, दोनों 5 जनवरी हो गए, उसके बाद 6 जनवरी को गुड्स इशू कर दिए 3000, हमने कहा कोई बात नहीं सर, 3000 यूनिट 011 में 6 तारीख को इशू कर दिए, लो जी तो 6 जनवरी 2020 को इशू करे हैं 3000 यूनिट्स। अब दोस्तों ये वेटेड एवरेज मेथड है, तो बड़ा ही सिंपल है, जो वेटेड एवरेज रेट चल रहा है उसी पर ये इशू हो जाएंगे। वेटेड एवरेज का रेट चल रहा है 9898, तो हम अपने 3000 को इसी रेट पर इशू कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 29694, ये हमारे पास इशू का अमाउंट आ गया। अगर बैलेंस पोजीशन देखें, क्वांटिटी में से अमाउंट माइनस और अमाउंट में से माइनस, 13000 में से 3000 गए, बच गए दोस्तों हमारे पास 10000, 1,28,670 में से ये माइनस कर दे तो मेरे पास आ जाता है 989760, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सर रेट कितना, क्या इसको दोबारा डिवाइड करें, मैंने कहा ना डिवाइड दोबारा मत करना, जब तक नया परचेज नहीं होगा तब तक ये रेट चेंज नहीं होगा, तो मैं ऊपर से एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट मार दूंगा, मैं इसमें कोई भी चेंज आपके साथ नहीं करने वाला। लो जी ये एक और ट्रांजैक्शन डन। अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं, 6 जनवरी की हो गई है, उसके बाद क्या हुआ सर, 6 जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 7 जनवरी, एक नया परचेज ऑर्डर प्लेस करें। तो भाई देखो हम तो तब नोट करते हैं जब गुड्स आएंगे या जाएंगे, स्टोर्स लेजर में आपने परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, भाई मैंने बता दिया, अगले को ऑर्डर दे दिया, भाई ऑर्डर लिख लिया, जब स्टोर्स में गुड आएंगे तभी रिकॉर्ड होंगे, तो अभी इसका कुछ भी नहीं करना, छड्डो पर। अगला है 10 जनवरी, 10 जनवरी को फिर से इशू कर दिए 4500, मैंने कहा चलो 10 जनवरी को 4500 गुड्स इशू कर दिए हैं, तो ये 4500 चले जाएंगे, रेट इसका सेम लगेगा 9898, तो 9898 इंटू 4500 अगर हम करते डिवाइडेड बाय 1000 तो 44541 आ जाता, गुड्स बच गए, अब हमारे पास 5500, अमाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाती है 54,435, और रेट हमारा कॉपी पेस्ट, रेट हमारा ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट, ऑलराइट। लो ये हमारी 10 जनवरी की ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट। अगली ट्रांजैक्शन पर बढ़ते हैं, तो अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास, मैं ब्लू कलर पहले ले लेता हूं, हाँ 10 जनवरी के बाद कौन सी ट्रांजैक्शन है, और 10 जनवरी के बाद बेटा हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन है 12 जनवरी की। 12 जनवरी को क्या हो रहा है, 12 जनवरी को इट्स अ गुड्स रिसीव्ड नोट, जो 9 नंबर का पहले परचेज ऑर्डर करा था बेटा अब वो हमारे पास आ गया है, तो ये 9 नंबर का जो परचेज ऑर्डर था ये हमारे को रिसीव हो गया, ये थे 10,000 यूनिट्स, और ये 10,000 के 10,000 हमारे पास वापस आ गए हैं, जो 10,000 ऊपर थे वही 10,000 वापस आ गए हैं। अब ये जो 10,000 आ गए 9780 के रेट पर बेटा, इसमें से 400 रिटर्न भी कर दिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले अपनी ट्रांजैक्शन करी थी, बिल्कुल सेम तरीके से ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। आइए जरा रिकॉर्ड करते हैं इसको कैसे करेंगे, तो 10,000 9780 सबसे पहले, लो जी तो ये है 10 जनवरी, ये हुआ था, डेट भूल गया मैं, 12 जनवरी, तो मेरे पास आ चुकी है अब 12 जनवरी, 10,000 यूनिट्स आए हैं, 9780 का रेट है, तो भाई ये बन जाएगा 97,800,
इसमें से कुछ गुड्स वापस चले गए 400, तो भाई साहब 400 यूनिट्स को वापस कर दो, 9780 का रेट है। तो भाई 9780 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ जाता है 3912। बेटा मैंने सेम करा जो 5 जनवरी को करा था, तो मेरे पास बैलेंस कितना हो जाएगा सर, इट्स 15500 माइनस 400, तो वैल्यू बचती, क्वांटिटी है 15100, अमाउंट हो जाएगा 54435 में प्लस 97800 माइनस हो जाएगा 3912, तो बेटा ये वाली वैल्यू आती है 148323। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब नए गुड्स आए हैं, नए रेट वाले, तो प्राइस चेंज होगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है मेरे पास 9823। मैंने राउंड अप करके लिख दिया, इट्स 9823। लो जी, 12 जनवरी की ट्रांजैक्शन भी हमारी डन है। ऑलराइट जी, मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं। लो जी, अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। 12 जनवरी के बाद कौन सी डेट आ गई सर, ये वाला पेज पूरा डन। अब आ गई है डेट अगली 15 जनवरी। हमारे पास दोबारा से रिक्विजिशन आई और हमने 2200 यूनिट्स को इशू करना है, तो चलो जी 2200 यूनिट्स को इशू कर देते हैं। 15 जनवरी को 2200 यूनिट्स इशू होंगे, तो बेटा 2200 यूनिट्स इशू होंगे, रेट हमारा 9823 वाला ही लगेगा, तो 9823 इंटू 2200, इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 21611। राउंड ऑफ करके बेटा 21611 आ जाएगी, 60.6 आ रहा, तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है सर। क्वांटिटी कितनी बच गई दोस्तों, 15100 माइनस 2200, क्वांटिटी बच गई मेरे पास 12900। आपको पता है नए गुड्स नहीं आए हैं, तो रेट सेम, और अमाउंट में से आपका माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 126712। लीजिए ये भी है, तो 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन भी हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। लो इसको भी पहले हम लाइन डाल देते हैं, ताकि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होता रहे। फिर उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है दोस्तों, 1500 यूनिट्स फिर से इशू कर दिए 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को 1500 यूनिट्स इशू करते हैं। इट्स 24 जनवरी, 1500 यूनिट्स इशू, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1500 करो, 1500 इशू करेंगे, रेट विल रिमेन सेम 9823, तो 9823 इंटू 1500, ये आ जाता है राउंड अप करके 14735 ही कर देता हूं, 4.5 आ रहा है, 14735। इसको बेटा टोटल अमाउंट में से एडजस्ट कर दें, तो 1,11,977, क्वांटिटी में से माइनस, तो ये हो जाएगा 11,400, और नए गुड्स परचेज नहीं हुए हैं, तो रेट विल रिमेन सेम। भाई जब तक फ्रेश इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वेटेड एवरेज में रेट चेंज नहीं होता। चलो जी अगली ट्रांजैक्शन 24 के बाद है 25 जनवरी। यहां पर गुड्स आ गए हैं 10,000, 10 नंबर वाले, 10 नंबर वाले बेटा यहाँ पे 10,9750, तो ये आए हैं 25 जनवरी वाले, तो बेटा 25 जनवरी को गुड्स रिसीव हो गए, 10,000 फिर से रिसीव हो गए, 9750 का रेट, चेक कर लो एक बार। हाँ सर 9750 है। अब इस बार कोई भी रिटर्न नहीं है साथ में, तो सर इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नेट हो जाएगा 21,400। अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ये आ जाता है 2,09,477, और ये थाउजेंड्स में है, डिवाइड कर दूंगा 21,400 से, तो मेरे पास ये आ जाता है 9789। राउंड अप करके बेटा मैंने इसको भी लिख दिया है। लो जी ये ट्रांजैक्शन भी हमारी हो गई डन, हो जाए। लो जी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बेटा 25 जनवरी हो चुका है, 25 जनवरी के बाद क्या, मैंने कहा 25 जनवरी के बाद अगली डेट है हमारे पास 28 जनवरी। 28 जनवरी को हमने इशू कर दिए 4000, मैंने कहा लो जी अगली डेट आ गई है दोस्तों 28 जनवरी, और 28 जनवरी को हमने इशू कर दिए हैं 4000। अब 4000 का रेट तो यही लगेगा 9789 वाला, तो 9789 को 4000 से करें तो ये आता है 39156।
क्वांटिटी बच जाएगी दोस्तों 17,400, रेट विल रिमेन सेम, और अमाउंट हम माइनस करके लिख देते हैं विच विल बी 1,70,321। लो जी, ये भी हमारे पास वैल्यू हो गई डन। हो जा भाई, हो जा जल्दी से। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दोस्तों। 28 जनवरी की ट्रांजैक्शन भी नोट डाउन हो गई। इसके बाद है 31 जनवरी। यहां पर मटेरियल रिक्विजिशन नंबर है 16, जिसका अमाउंट है दोस्तों, क्वांटिटी है 3200। मैंने कहा लो जी 31 जनवरी 3200, मैंने कहा लो जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 31 जनवरी, क्वांटिटी है दोस्तों 3200 हमने इशू करेगी, तो 3200 और इशू कर देते हैं। रेट हमारा सेम रहेगा, तो 3200 9789। तो भाई साहब ये राउंड ऑफ करके हो जाएगा 31325, राउंड ऑफ करके बेटा 31325 प्लस 170321, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 138996। ये हमारे पास आ गई। रेट रिमेन सेम और क्वांटिटी हो जाएगी 17,400 माइनस 3200, तो ये आ जाता है दोस्तों 14,200। लीजिए यहां पर आकर वी आर डन विद द एंटायर स्टोर्स लेजर। बेटा यहां पर आकर हमने अपना स्टोर्स लेजर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, जो क्वेश्चन की 4th पार्ट की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं बढ़ता हूं आपके साथ अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या है? 5th पार्ट। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स बताने हैं यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। कहता है सर, अच्छा सॉरी एक तो बात रहेगी सर, पिछले पार्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी थी, तो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अब आपके सामने है, आप देख सकते हो हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके लिए निकाल दी है। सो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। आप चाहो तो अपने आंसर में यहां पर लिख भी सकते हो, तो हम यहां पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक on 31st January 20 is equal to rupees, ये है 138996। बेटा ये है 138996। ऑलराइट, यहां पर आकर अब फाइनली चौथा पार्ट खत्म। पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में हमसे बोला है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कहता भाई साहब आप बताओ कितने कंपोनेंट्स या कितनी कॉस्ट आपने यूज करी है। हमने कहा ठीक है सर। बेसिकली वो हमसे मटेरियल कंज्यूम्ड निकलवाना चाह रहा है। क्वेश्चन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई आप बताओ कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। मैंने कहा चलो सर आप बोल रहे हो तो हम ये भी निकाल देते हैं। तो हम अब कर रहे हैं 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लीजिए, सो हियर इज आवर 5th पार्ट। तो हमें निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग जनवरी। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जो इशू कॉलम होता है इसका टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने के बाद जो आता है वो हमारा आंसर बन जाता है, राइट। बट दोस्तों यहाँ पर एक ना प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो हमने गुड्स वापस करे थे, जो मटेरियल रिटर्न नोट थे, हमने उनको भी परचेज के साथ साथ लिखा था, राइट सर। तो मैंने कहा भाई उनको तो हमें हटाना पड़ेगा ना, वी हैव टू रिमूव दैट एलिमेंट्स। अब वो कैसे हटेंगे या कौन कौन से हैं, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो मैं अब उन आइटम्स के आगे सर्कल लगाता हूं। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक तो ये वाला हमारा रिटर्न का एलिमेंट है, जो हमने रिसीव हुए थे 10,000, उसमें से 500 चले गए। फिर एक बार ये 3912 हमारा रिटर्न है। तो अगर मैं इन दो स्टार मार्क्ड ट्रांजैक्शन को छोड़ दूं, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ले लूं, तो बेटा वो हमारे मटेरियल कंज्यूम्ड का काम करेंगे। दे विल बी टेलिंग अस कि दिस इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आइए इनका टोटल कर लेते हैं। एक है 29694, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। लो जी, यहां पर आ जाएगा 29694 एक वैल्यू। अगली वैल्यू है मेरे पास 44541, तो एक इसमें जुड़ जाएगा 44541। फिर एक और है इसके अंदर 21611, तो लो जी ये आ गया 21611।
और एक और है हमारे पास 14735, सो दिस इज 14735, और अगला है 39156, नाउ दिस इज 39156, एंड एक और जोड़ दें 31325। तो भाई अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रुपीज इन थाउजेंड है ये, हाँ पता चले आप नॉर्मली कर दो। तो भाई ये थाउजेंड वाले हैं, सबको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने अपना आंसर इसी दिया था। तो मैं यहाँ रुपीज वर्ड हटा देता हूँ, सीधा मैंने ऊपर लिख ही दिया है, ये सारी वैल्यू रुपीज इन थाउजेंड है। तो दिस इज 29694 44541 21611 देन 14735 और 31325। तो दोस्तों इसका टोटल कर ले, ये आ रहा है मेरे पास कितना, नहीं मैंने कुछ गलती करी है, 29694 प्लस 44541, तो उसके बाद 21611 14735 प्लस 39156 प्लस, अच्छा मैंने एक जोड़ा ही नहीं था, 31325। हाँ तो ये मेरे पास आ रहा है 181062। ये हमारे पास बेटा मटेरियल यूज्ड की वैल्यू भी आई। यहाँ पर आकर हमने 5 पार्ट्स अपने क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए, बट अभी दोस्तों एक 6th पार्ट भी है। क्या है 6th पार्ट में, आइए पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकाल दो। लो सर, कहीं का नहीं छोड़ रहा है क्वेश्चन, चटनी बना दे रहा है पूरे टॉपिक की, है ना। तो चलो सर कोई नहीं, अब क्वेश्चन में बोला है तो करना तो पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए निकालता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले तो सर ये बताओ ये निकलता कैसे है, हाउ दिस इज कंप्यूटेड। तो सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सिंपली कंप्यूटेड एज, कैसे, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड है आप सबसे पहले उसको लेते हो, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। आप इस तरीके से ये कैलकुलेशन करोगे। ऑलराइट, अब सर ये दोनों वैल्यूज ले लेते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड तो हम ऑलरेडी अभी आपके ऊपर वाले पार्ट में निकाल चुके हैं। अगर मुझे मिल जाए मेरा एवरेज स्टॉक तो मेरा काम खत्म। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा उसको हम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। लॉजिक, अगर हम बात करें हमारे एवरेज स्टॉक की, तो बेटा एवरेज स्टॉक निकलेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग कितना है सर, वो हमें क्वेश्चन में ना पहले से बता दिया गया था। ये देखो, ये हमें बताया था बेटा ओपनिंग स्टॉक। तो अगर हम इस ओपनिंग स्टॉक की बात करें, ये है 34335, हमने पहले से ही निकाल लिया था। तो ये ग्रीन कलर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 34335 प्लस क्लोजिंग, यहाँ पर हमने बेटा भी आंसर में भी निकाला था, पीछे से ही देख के निकाला था, 138996। सो ये हो जाएगा 138996। मैं इन दोनों का एवरेज आउट कर दूं तो 34335 प्लस 138996 डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो ये वैल्यू आ जाती है 86666 ही कर देते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 86666। तो 181062 डिवाइडेड बाय 86823, तो मेरे पास ये आंसर आता है 2.089 टाइम्स। लो आप इसको 2.09 टाइम्स बोलो या 2.089, एक ही बात है जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया, राइट। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं और तो क्या है, वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन ने मांगा था एग्जामिनर ने मांगा था, बट दोस्तों यहां से मुझे एक बात समझ आई, एग्जामिनर मेरे कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। आप देख लो यहां पर पहले 3 इन्वेंट्री लेवल्स निकालने के लिए जो वर्किंग हमने करी, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहीं पर हमें समझ में आ गया एग्जामिनर हमारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हमसे एक एक बातें पूछ रहा है। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता है वो तो आराम से कर लेगा, बट जिसको पीछे के लॉजिक नहीं पता उनके लिए दिक्कत है। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको बोलूंगा भाई साहब, ये अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया आज के सेशन में, लंबा क्वेश्चन था इसलिए एक ही हुआ, टोटल टेंशन मत लीजिए,
देयर विल बी टोटल 6 सेशन जिसमें हम ये आपका पूरा एमटीपी कवर करेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि भाई हम आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं। इसी डायरेक्शन में अनअकैडमी ने आपके लिए जो लास्ट लैब रिवीजन बैच निकाला है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दिस इज द रेफरल कोड जो आप यूज करें। जैसे ये यूज करेंगे आपको सबसे पहले तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, यू विल गेट इनिशियली 10% डिस्काउंट फॉर यूजिंग दिस रेफरल कोड। पहला तो 10% डिस्काउंट मिला। सर इसके अलावा और भी कुछ है? मैंने कहा हाँ, हमारी एक बुक आती है जिसका नाम है प्रोडिजी, वो मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हार्ड कॉपी आपको दे दूंगा। आपके घर पे कोरियर आ जाएगा, एड्रेस पे आपके भेज देंगे, प्रोवाइडेड आप ये वाला रेफरल कोड यूज करो तो भाई डबल बेनिफिट है, डिस्काउंट भी और बुक भी। हाँ सर, बहुत फायदा मिलने वाला है। उस बुक के अंदर सारे चैप्टर्स की समरी है, हर चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। समरी है सबसे पहले, फिर उस चैप्टर के फॉर्मूला, फिर उस चैप्टर का आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सब कुछ इसी सीक्वेंस में। ये आपके लास्ट लैब ऑफ तैयारी के लिए बहुत ज्यादा अहम रहेगा। आपको इससे पता चल जाता है एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप ये जल्दी से जल्दी करेंगे। ये हमारे लास्ट लैब रिवीजन बैच की डिटेल्स है आपके सामने है। बट इसको ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अनअकैडमी प्लस। अब प्लस कैसे ज्वाइन करें? तो देखो भाई, पहले तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहली चीज, आप सीए फाउंडेशन की सारी क्लासेस देख सकते हो। दूसरा, आप सीए इंटर की सारी क्लासेस देख सकते हो। बेटा आपके दोनों क्लासेस दिख सकती हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा फाउंडेशन क्यों देख रहे हो, इंटर क्यों देख रहे हो। सर इंटर में क्या ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों? मैंने कहा यस, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के दोनों आप देख सकते हो। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप ये काम कर सकते हो। पहले बात समझ आए। साथ साथ बेटा जितने भी रिवीजन बैच है वो आप देख सकते हो, प्लस आप मेन बैच भी देख सकते हो। भाई ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है ना, इट इज जस्ट लाइक Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, Z5, किसी भी ऐप का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। उस ड्यूरेशन में जितनी बार जो मन करे वो मूवी देखो। ऐसे यहाँ पर जितनी बार मन करे वो सारी क्लासेस आप यहाँ देख सकते हो। एक बार जब कोई क्लास हो जाती है उसकी थोड़ी देर बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। तो अगर कभी लाइव क्लास मिस हो जाए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। भाई फायदा ही फायदा है और बड़ा ही सस्ता है। मैं बता दूं, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स आपको बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में मिलेंगे। अब ये मिलेगा कैसे फायदा? मैंने कहा लो जी, अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपके सारे प्लान आ गए। ये 1 महीने का प्लान, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का, जो भी प्लान आपके हिसाब से आपको सूट करता है आप वो प्लान सिलेक्ट करिए। मान लीजिए 1 महीने का प्लान है 3500, 3 महीने वाला है 8750, 6 महीने 14000, देन 17500। भाई मेरे हिसाब से आप प्लान ले तो बेटा ये वाले में से दो लें, 3 महीने या 6 महीने या 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन आपके एग्जाम कब है, ग्रुप 1 कब दे रहे हो, ग्रुप 2 कब दे रहे हो, क्या प्लान करा है, उसके अकॉर्डिंगली। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी डिस्कशन हो, मुझसे बात कर ले। नंबर मैंने आपको पहले ही दिया था, कॉस्टिंग हेल्पलाइन वाला। दोस्तों ये तो अनअकैडमी के प्राइसेस है। आप तो हमारे अपने अपने होने का मतलब है जैसे ही आप इनमें से कोई भी प्लान सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर मांगा जाता है रेफरल कोड। यहाँ पे आप रेफरल कोड डालोगे CA सुनील, या आप CA सुनील YT भी डाल सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोनों में से कोई भी कूपन कोड डालो, अप्लाई करो। मान लो 1 साल वाला 17500 का है, जैसे अभी यहाँ मुझे 17500 दिख रहा है विदाउट माई रेफरल कोड। जैसे ही रेफरल कोड लगाया, ओ भाई साहब ये देखो कोड अप्लाई, कौन सा वाला? अरे वही CA सुनील वाला। इमीडिएटली 10% का हाथों हाथ डिस्काउंट, कोई कैशबैक का झमेला नहीं, कोई बात भी नहीं। इमीडिएटली 15750। इसको सिलेक्ट करिए। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, कोई मना नहीं। ठीक है जी, चलिए। सो विद दिस आई कंप्लीट माय दिस सेशन। यहाँ पर आकर दोस्तों मैंने आपके साथ पहला सेशन कंप्लीट कर लिया।
मैं उम्मीद करूंगा आपको इस सेशन में मजा आया होगा। और सेशंस के लिए हमारे इसी चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए। मैं आपके साथ मिलूंगा अगले सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर और आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। वी विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम, बाय बाय, एंजॉय।